नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञानवीर सुशील में। तो जैसा आपको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन जो है किस विचारक द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए B.F. स्किनर है, दूसरा जॉन डेवी है, तीसरा एरिक एरिक्सन है, चौथा चार्ल्स डार्विन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पे दो सही है, जॉन डेवी है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है किस विचारक द्वारा किया है? तो जॉन डेवी द्वारा किया गया, जॉन डेवी के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पे दो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण हैं। तो जॉन डेवी द्वारा समर्थित जो लय विद्यालय के उदाहरण है, लय विद्यालय का उदाहरण कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय जो हैं क्या है? लय विद्यालय के उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे दो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे उचित सरकारें दाखिले उपस्थित, ठीक है, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यही जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, ठीक है, इसका देखिए क्या उत्तर होगा? आयु के अनुसार अधिक समजाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो कौन सा कारक आधार है? पहला का वैयक्तिक अंतर, दूसरा है बाल अधिकार, तीसरा है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही? उत्तर यहाँ पे 3 करेक्ट है, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो इसका क्या तात्पर्य है जब बच्चा फेल होता है? पहला ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो कौन सा परिवर्तन हो सकता है? पहला ऑप्शन परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा रटने को प्रोत्साहित करके, चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अन्वेषण, तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, चौथा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, दूसरा ऑप्शन है मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, चौथा ऑप्शन है समूहों में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता,
दूसरा ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता। चौथा ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ठीक है, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, तो सबसे महत्व जो पूर्ण है प्राथमिक स्तर पर इस शिक्षक के अंदर क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बताना है आपको कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यह बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। यह केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 3 क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। तीसरा ऑप्शन देखिए, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो है किस बात का ध्यान रखा जाता है, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे कौन सा उत्तर होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन, ठीक है, आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन देखिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। दूसरा है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। और चौथा ऑप्शन है आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों के समझने पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जो है जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? तो बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? तो पहला ऑप्शन देखिए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चे के पाठ्यक्रम में सुधार। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये तो हो सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना चाहिए, तो हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, यही जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? यही संभव नहीं हो सकता, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यही नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो शिक्षक को किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। प्रश्न, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है।
बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो है कौन सा जो है कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ये तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार ये तो सही है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने में कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। ये भी आवश्यक है पाठ्यक्रम निर्धारण में। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताएं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ कहा है कि शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यालय में जो सुविधाएं उपलब्ध है उसका ध्यान रख के आप पाठ्यक्रम बनाएंगे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण मानना है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण मानना है, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे 1 करेक्ट होगा, रुचि और प्रयास। किसको? रुचि और प्रयास को महत्वपूर्ण मानना है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है किस लिए आवश्यक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है किस पर बल देता है, देखिए जो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। ठीक है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर जो है बल देता है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। तो व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 होगा, सीखने के 1 से अधिक पक्षों का आकलन। सीखने के 1 से अधिक पक्षों का आकलन, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, पहला है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित, तीसरा है परीक्षा आधारित, चौथा है निष्पादन आधारित। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी केंद्रित जो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। कौन सा जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों पर पढ़ने वाला दबाव को कम करना, ये तो उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, यह जो है उद्देश्य नहीं है। छात्रों की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग, ये तो उद्देश्य है। निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है, विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार पढ़ने का छूट देना, यही जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ठीक है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, यही जो है नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शिक्षकों को कौन सा कार्य करना चाहिए, देखिए छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। दूसरा ऑप्शन देखिए, छात्रों के बीच तुलना करना, ये तो नहीं हो सकता। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है।
अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है आपको यह बताना है। तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन यहाँ पे 3। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का जो मूल्यांकन होता है अंकों के रूप में होता है। यही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। यही कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे, उत्तर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, यही जो है शिक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अंतिम प्रश्न है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि में को लिखता है। इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो क्या करता है मूल्यांकन, क्या कहलाता है, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे जांच सूची। क्या कहलाता मूल्यांकन करता है, जांच सूची मूल्यांकन करता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।